Hello students, today I am going to start new chapter functions in the basics. My first time taking a plus b plus c the whole square. अब बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी। ये तो आपको हो सर, ये तो मुझे याद है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा। अगर मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा तो इसका फैक्टराइजेशन करना बच्चों 10th में ये बहुत जगह पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी। ये याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये हमेशा याद रखना, ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 3abc आपका जब भी आएगा आपको याद रखना इसको, तो माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा याद रखना। एक तरीका ये होता है, और इसका एक और लिखने का तरीका है। एक बार c/2 कर दूं मैं यहाँ पे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिखेंगे। मीन्स इसका मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो ये पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव फंक्शन है, तो मतलब ये पॉजिटिव फंक्शन है। सर ये बकवास क्यों कर रहे हैं, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं बच्चों? याद रखना, हमारे जीवन में इनका सामना करना होगा और इसका सामना पड़ना है, निगेटिव पॉजिटिव का। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो सर? देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा। एक तो नॉन निगेटिव पॉजिटिव, नॉन निगेटिव पॉजिटिव। नॉन निगेटिव पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है सर? अभी ये बात करते करते जब मैं ये पढ़ा रहा था तो आपको मैंने कहा कि मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो ये रिप्रेजेंट बाय दिस वे। तो आप याद रखना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सर ग्रेटर देन तो समझ में आया, इक्वल टू 0 कब होगा? अरे भाई इक्वल टू 0 कब होगा? जब a इक्वल टू बी हो जाए, b इक्वल टू सी हो जाए, c इक्वल टू a हो जाए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। केस वन इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या इंप्लाइज होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अरे भैया जब ये पूरा ये 0 हो जाएगा, इंटू करके ये 0 कर दूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो जाएगा तो उसको हम यहाँ बुला लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। दूसरा केस है, केस 2 इज व्हाट? इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर एक सी कंडीशन भी आएगी तो भी हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये दोनों केसेस आपको याद रखना है कि क्या कंडीशन में होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो तो ये इक्वल टू ये आ जाए, इसको इक्वल कर दो तो ये। मतलब 2 केस में, अगर ये भी 0 हो जाए या तो तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो भी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिखा जा सकता है। तो कभी कभी जेई क्वेश्चन में जेई के क्वेश्चन में कभी कभी बच्चों ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, ये कुछ ऐसे लिखे रहते हैं, और उसको मैं ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये तीनों ब्रैकेट सेम ही है यहाँ पे। और ये कब लिखूंगा? व्हेन ऐसे प्लस ऐसे इक्वल टू 0 हो जाए, या ऐसे इक्वल टू ऐसे हो जाए। ठीक है बच्चों, ये दिख नहीं रहा होगा आपको नीचे वाला, तो मैंने आपको यहाँ रफ कर दिया। ये ध्यान देना आपको कि अगर आपको कोई भी जे में पूछा कि 3 टर्मों का क्यूब बराबर 3ab, ये तीनों आपस में इक्वल कब होगा? जब ये प्लस ये 0 हो जाए, या ये इक्वल टू ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए, या इन दोनों का ऐड करने पे 0 हो जाए। तो ये हो गया बच्चों इसमें। अब मैं आपको फिर वापस वहीं पे लेके आता हूँ, पॉजिटिव नॉन निगेटिव। सर क्या बार बार पॉजिटिव नॉन निगेटिव बोल रहे? पॉजिटिव नॉन निगेटिव बच्चों, कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं, कुछ नंबर नॉन निगेटिव होते हैं। सर पॉजिटिव होते हैं, नॉन निगेटिव होते हैं, एक्सप्लेन करो। मैंने अभी यहाँ बताया कि ये पॉजिटिव पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। इस बात पे ये बात आ गई। इसमें 2 केसेस मैंने बता दिए, ये रिपीट कर दिया आपको कि अगर दोनों का एडिशन 0 हो जाए, इसका मतलब ये इक्वल टू 0, या ये इक्वल टू 0 कब हो जाए, या तीनों आपस में इक्वल हो जाए। फिर हम उसी बात पे आते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ ये बात। फिर हम आते हैं पॉजिटिव नॉन निगेटिव पे। हम किस पे आते हैं? पॉजिटिव नॉन निगेटिव पे। तो पॉजिटिव नॉन निगेटिव पे हम लोग आ रहे हैं बच्चों। हाँ, तुमने देखा होगा कि पिक्चर में बहुत सारे हीरो ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करके आते हैं, और कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो कोई स्ट्रगल नहीं करते, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जैसे सलमान खान,
सलमान खान बच्चों, सलमान खान क्या है, उसके पिताजी का प्रमोशन करके वो आगे आया है, तो मतलब सलमान खान क्या है, इज पॉजिटिव, वो पहले से अमीर था। नॉन नेगेटिव मतलब शाहरुख खान, शाहरुख खान क्या है, स्ट्रगल करके आया, तो नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से ऊपर आया है, तो जीरो से ऊपर आया। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, अक्षय कुमार की बात करते हैं, वो भी क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म है क्योंकि वो जीरो से ऊपर आया है, ठीक है। अब आमिर खान की बात करते हैं, वो पहले से पैसे खा वाला था, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्म। तो कहने का मतलब सर नॉन नेगेटिव टर्म वो है जो गरीबी से ऊपर आते हैं, और पॉजिटिव टर्म वो है जो हमेशा अमीर ही रहते हैं। तो इनडायरेक्टली यू से दैट सर इसके अंदर जीरो इंक्लूड है और इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव का टर्म हो गया। नॉन नेगेटिव का मतलब कि जो स्ट्रगल करके ऊपर आए उसको नॉन नेगेटिव टर्म बोलते हैं। मैंने इन दोनों का नाम ले लिया, एक्चुअली हमारे हीरो भगत सिंह हैं, वो हमारे भगत सिंह नॉन नेगेटिव टर्म थे, जीरो से ऊपर आके हमारे बीच में हीरो बन गए। तो अच्छा नॉन नेगेटिव टर्म मतलब क्या है, जो जीरो से ऊपर की तरफ आए, जो जीरो रहे फिर वो हीरो बन जाए, तो हमारे भगत सिंह है वो। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म बहुत सारे होते हैं, तो उसको पहचानना है कि नॉन नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव टर्म है। याद रखना पॉजिटिव टर्म है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब उसकी जिंदगी में कभी जीरो आया होगा, गरीबी उसने देखा होगा, तो उसको नॉन नेगेटिव टर्म बोलेंगे। इस बात को ध्यान देने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऊपर, नेक्स्ट अब कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ बच्चों, अगर मैंने सपोज और एक केस लेता हूं, अगर सपोज करो मैंने किससे लिखा x⁻10 और x⁻4, अगर मैं आपसे बहस करूं कि बताओ इसमें से बड़ा कौन है, तो बहुत लोग 99% लोग बोलेंगे कि सर ये बड़ा है। बच्चों ये बड़ा है, ये बड़ा है, ट्रू है, ये ट्रू है कहां से कहां तक, और फॉल्स है कहां से कहां तक। ये बात असत्य है इसके लिए। अगर तुम्हारा x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, अगर तुम्हारे यहां से -1 के बीच में, तो इसके लिए फॉल्स है, बाकी सबके लिए ट्रू है। मैं समझा नहीं सर, जरा भी नहीं समझा। ये बच्चों क्या है, ये x⁻10 है, x⁻4, मैंने इसका पावर बढ़ा दिया। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, 2 का पावर 10 रखो और 2 का पावर 4 रखो तो ये बड़ा होगा। लेकिन मैं 1/2 ले लो, 1/2 का स्क्वायर करो और 1/2 का क्यूब करो, बताओ मुझे कौन बड़ा होगा। 1/2 का स्क्वायर करने में कितना आता है, 1/2 का स्क्वायर करने पे आता है 0.25, और इसका 0.125, तो कौन बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्यूब तो इसका ज़्यादा है। आप जब -1 और 1 के बीच में दौड़ते हैं ना, जब रियल नंबर में -1 से 1 के बीच में दौड़ते हैं, तो उसके लिए ये ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता है। आप ये दिमाग में मत बैठा के रखिए कि जब भी पावर बड़ा हो तो हम उसको बड़ा बोल देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये इक्वल टू भी कर सकते हैं हम लोग, जीरो पे भी आ सकता है। तो -1 और 1 के बीच में ये ट्रू नहीं है। अगर सपोज करो सर मैं 0 रख दूं, तो 0⁻10 और 0⁻10 तो क्या होगा, 0 क्या होगा। अब मैंने इसको हटा दिया तो बोलो सर नॉट फॉल्स, ये तो नॉट है, क्योंकि 0 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो केस है, ये केस -1 और 1 के बीच में लागू होता ही नहीं है। -1 से 1 के बीच में लागू नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सबके लिए लागू होता है, यस सर, लेकिन -1 और 1 के बीच में लागू नहीं होता। व्हेन द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, याद रखना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ये केस फॉलो नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं ले सकते, दिल खोल के नहीं सकते। आज के बाद याद रखना कि आपने किसी को पावर बढ़ा दिया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो जो पावर बढ़ाने के बाद उनकी इनइक्वालिटी साइंस चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी साइंस कब, जब -1 से 1 के बीच में होगा तो उसका इनइक्वालिटी साइंस चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोगों को x नॉट बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूंगा तो यहां लिख सकता हूं x नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये सब ट्रू है, नहीं तो ये सत्य नहीं है। सर बात को ज्यादा घुमाओ मत, सीधा एक तथ्य बताओ, क्या बोलना चाहते हो आप। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपका नंबर -1 से लेके 1 तक बीच में, सर आपने एक ब्रैकेट लगाया था, ये ब्रैकेट लगाया था, ये सब क्या लिखा हो, ये ब्रैकेट क्या है, इसको बच्चों बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझते हो कि -1 से शुरू करना है और 1 पे जाके खत्म करना है। इस ब्रैकेट का मतलब है -1 से शुरू करना है, 1 से जाके खत्म करना है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, मतलब -1 के बाद शुरू करना है। इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड है। आप बात समझो मेरी बात, इसमें -1 और इंक्लूडेड है, इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। अगर सपोज करो मैंने ऐसे कर दिया तो
इसका मतलब आप -1 को छोड़कर 1 तक पहुंच जाइए। 1 इंक्लूडेड है और -1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -1 के बाद आप शुरू करेंगे। मतलब इसके अंदर -1 नहीं है सर, नहीं, इसके अंदर -1 नहीं है, -1 नॉट बिलोंग, -1 इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, -1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर, ओपन और क्लोज का भी समझ में आ गया। तो आपने कहा सर कि अगर आपका वैल्यू, देखो जिस पे एक जेई का क्वेश्चन बनना था बहुत पहले, इसी चीज पे जेई का क्वेश्चन, वो जानना चाहते थे कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है किस पे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा लिखते हैं तो उन लोगों को ये सत्य हमेशा दिखता है, लेकिन ये सत्य नहीं है इनके बीच में, -1 से 1 के बीच में सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जेई का एक क्वेश्चन बना था बच्चों, जेई का क्वेश्चन आता था पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करता था जेई, तो उसमें लिखा हुआ है cos रेज टू 6x प्लस साइन रेज टू 4x इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इन्होंने एक वैल्यू दे दी, एक जेई का क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, आपको पूछा था फाइंड x। इसने दिया कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और cos रेज टू 6x प्लस साइन रेज टू 4x इक्वल टू 1, तो आपको प्रूफ करना है कि x की वैल्यू क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ था। कैसे? मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो cos x की औकात होती है -1 से 1 के बीच में होती है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, -1 और 1 के बीच में तो ये लागू होता ही नहीं है, हाईएस्ट पावर डिग्री फंडा। और sin x की भी जो औकात है, sin x की भी औकात -1 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब -1 और 1 के बीच में है। अगर मतलब सिंस बच्चों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, अगर मैंने cos रेज टू 6 कर दिया और यहां पे cos रेज टू स्क्वायर कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, कौन बड़ा है इसमें से, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये कब, ये मैंने बच्चों अगर तुम्हें ये नहीं बताया होता तो आप मुझसे झगड़ा कर लेते थे, लेकिन आप जान गए हो कि -1 और 1 के बीच में जो टर्म अगर रहता है तो उसमें ये फंडा लागू नहीं होता ये वाला। तो इसका मतलब सर आपका ये क्या होगा, बड़ा भी होगा और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है ना, अगर हम 0 रख देंगे तो इक्वल में चला जाएगा वो, और 1 रख दिया तो 1 पे चला जाएगा वो, तो इक्वल साइन उसके लिए लगी है, किसी एक नंबर के लिए भी लगी है, 0 और 1 के लिए लगी है। तो इसका मतलब ये सत्य है, cos रेज टू 6x इज लेस देन इक्वल टू cos रेज टू स्क्वायर x का, ये सत्य है। ये सत्य क्यों है? क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में, इसलिए ये फॉलो नहीं होता रूल। अब यहां पे आइए, हम इसमें भी लिख सकते हैं ना, साइन रेज टू 4x लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अगर हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो cos रेज टू 6x प्लस साइन रेज टू 4x लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये 1 ही होता है, आपको पता ही है। साइन रेज टू 4x कर दिया तो मैंने 1 लिया, भाई ये 1 होता है। अब ये भी तो 1 है, ये तो 1 दे रखा है, ये तो इफ है, ये तो 1 है, 1 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया cos रेज टू 6x इक्वल टू cos स्क्वायर x, साइन रेज टू 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x का यही मतलब हुआ ना बच्चों। जब इन दोनों को ऐड करके 1 आता है और इन दोनों को भी ऐड करके 1 आता है, तो यहां पे इक्वल साइन होल्ड कर रहा है, ये ऊपर वाला ये नहीं साइन होल्ड कर रहा है, इनइक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है। मतलब दो में से कौन सा होल्ड कर रहा है? नीचे वाला साइन होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों 1 है, तो इसका मतलब ये लेस देन साइन निकल गया, इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये भी, ये और ये दोनों अलग ना होकर एक ही है, ये दोनों अलग ना होकर एक ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे sin x, ऐसा sin x से लेके cos तक, मैंने अगर sin x का वैल्यू लिखी तो 0, 1/2, 1/√2, √3/1, 2 और ये 1, और cos x का लिखा तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इसमें से बताओ ऐसा कौन सा नंबर है cos x का जिसका पावर 6 कर दूं, 4 कर दूं मैं, और इसका पावर मैं 6 कर दूं, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। इधर भी पावर 4 कर दो, इसका भी पावर मैं 6 कर दो, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। ये वैल्यू 0 पे है और ये वैल्यू π/2 पे है। तो इसका मतलब कि x के यही दो वैल्यू है, ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और ये 90 बच्चों, बरोबर है। तो इसका मतलब कि इसकी साइन 0 का रेज टू 4 कर दो और इसका फिक्स कर दो। इसमें अगर मैं 0 और 1 डालना चाहिए तो मुझे 0 डाल दे दो, 0 डाल दो तो भी 1 देगा, और 90 डाल दो तो भी 1 देगा। बाकी किसी वैल्यू पे दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो x बिलोंग्स टू 0 और π/2 है। ये दो वैल्यू है जिसपे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपको पूछा था जेई में, सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बना करते थे तब की बात है ये।
तो ये जानना चाहता था कि आपको ये -1 और 1 का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। इस पे उन्होंने एक बेस पे क्वेश्चन बनाकर आपको छोड़ दिया। तो उनका मतलब था कि आप ये इक्वल टू ये हो गया है, ये इक्वल टू ये हो गया, इक्वलिटी होल्ड कर दिया है यहां पर, ये साइन हम निकाल देंगे, इक्वलिटी होल्ड कर दिया है यहां पर, ये आपको बताना चाहता था वो। तो मैंने बता दिया, ये हो गया, खत्म करो। नेक्स्ट देखो, और कुछ आज सब कॉन्सेप्ट वाली बातें करेंगे बच्चों। फंक्शन चालू हो रहा है, उसके पहले हम कुछ भूमिका बना देते हैं आपके लिए, कुछ जानकारी आपके दिमाग में पुट कर देते हैं, तब हम फंक्शन की तरफ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों देखो, परफेक्ट स्क्वायर लिखो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो आप स्क्वायर जानते हो वो थोड़ा याद कर लो। सर मेरे को 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है, 49 आता है, 64 आता है, 81 आता है, चलो ठीक है यार, 121 आता है, 100 आता है, इधर लिख दो थोड़ा, हाँ ये सब आता है, बस बच्चों। ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं या तो 4 से डिवाइड करते हैं, या तो 4 से डिवाइड करते हैं, या तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं। या तो 4 से डिवाइड करते हैं या तो रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, और या तो 3 से डिवाइड होते हैं या तो 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं। चेक कर लो, चलो देखते हैं हम लोग। 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 4 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया, भाई हो गया ना, करो भैया, 4 कम 4, हाँ हो गया। 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, चलो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, हो गया, 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, हो गया, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, हो गया, 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, 6 4 10, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, हो गया, 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर। मतलब या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या तो 4 का मल्टीपल होता है, या 4 का मल्टीपल प्लस 4 है। ये क्या होता है, ये कोई देख के क्या बता सकता है? ये बता सकता है 4n + 1 है, मतलब 4 का मल्टीपल और +1 है। कोई नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप समझ जाओ या तो 3 का मल्टीपल है या 3n + 1 है, या तो 4 का मल्टीपल है या तो 4n + 1 है। तो ये जो 1 है ये रिमाइंडर है, ये 1 रिमाइंडर छोड़ के जाएगा। हर परफेक्ट स्क्वायर 4n से डिवाइड होकर या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। यही हालत 3n की भी है, या 3n से वो डिवाइड हो जाएगा या तो रिमाइंडर छोड़ेगा। जैसे 9 हो गया, 9 का टेबल पढ़ लो, ये 9 का टेबल पढ़ लो, ये भी 9 का टेबल पढ़ लो, ये भी 4 का टेबल पढ़ लो, या तो उनसे डिवाइड होंगे पूरी तरह से या तो रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। ये ज़रा छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनी थैली में भरते चले हो। अब बच्चों नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, नंबर हमारा उद्देश्य नहीं है, नंबर हमारा उद्देश्य नहीं, मैं छोटे में करके खत्म करूँगा, ज़्यादा नंबर लाइन खींचूंगा नहीं। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। फिर आता है होल नंबर, वो स्टार्ट होता है 0 से। फिर आपने सीखा होगा इंटीजर, जिसको हम जेड भी बोलते हैं, वो आपका 0 1 2 3 -1 -2। फिर आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर के 2 बच्चे थे, रियल नंबर के 2 बच्चे थे, एक रैशनल यूनियन इनरैशनल। रैशनल यूनियन इनरैशनल को मिला कर रियल बनता है। फिर उसके आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चक्कू का दाग, जेड को निकाल के थोड़ा सा काट दो, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में बच्चों हम लोग पूरा रियल नंबर होता है, प्लस उसके अंदर √-1 भी हो जाता है। तो इस कहने का मतलब होता है ये 4 जिंदगी है, तो हम लोग इसको ऐसे डोनेट करते हैं, नेचुरल, होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, ये रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें मैं रैशनल इरेशनल बताना चाहूँ तो रैशनल इरेशनल बच्चों P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं P/Q के फॉर्म में होता है, सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब बच्चों ये इनरैशनल नंबर का भी यही कहानी है, लेकिन रैशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या है? रैशनल इरेशनल में डिफरेंस करने जाओ तो उन दोनों को मिलाकर हमारा रियल नंबर तैयार होता है। तो ये एक कहानी हो गई, ये भी देख लो। तो ये एक कहानी हो गई, ये भी देख लो। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं, रैशनल इरेशनल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैशनल बच्चों क्या होता है कि रैशनल नंबर जैसे कि मैंने कोई चीज़ डिवाइड कर दी, 0.6666666
डिवीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा है, डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है, इनरेशनल नंबर। डिविडेंड ख़त्म हो गया तो रैशनल नंबर। मतलब ये 2 क्या है, रैशनल है, यस सर। 3 क्या है, रैशनल, यस सर। -3/4 क्या है, रैशनल है। चेक कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड अगर उसका टर्मिनेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है डिवीज़न, हम डिवाइड करते हुए उसको ख़त्म कर देते हैं, रिकरिंग नहीं होता, वापस रिपीट नहीं होता, चलते रहता है, हमें पागल बना देता है, वो इनरेशनल नंबर। और जो ख़त्म हो जाता है कुछ देर तक जाके, वो रैशनल नंबर। अब बच्चों इसमें थोड़ी सी स्पेशल केस है, 2 स्पेशल केस है, 22/7 और ये पाई और ये ई। ये दोनों बच्चों इनरेशनल वाले ग्रुप है, लेकिन ये कौन है, रैशनल वाला ग्रुप है। यहाँ पे थोड़ा विवाद होता है। IIT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उन्होंने इंटीग्रेशन का एक सम दिया था, और इंटीग्रेशन के सम में उन्होंने ऑप्शन में 22/7 और पाई ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने 22/7 और पाई में कोई भेद नहीं किया, और उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था, और तीसरे ऑप्शन में 22/7 एंड पाई ये दोनों लिख दिया था। तो उन्होंने लगा कि ये तीसरा आंसर राइट है, तो उन्होंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 22 और पाई/2 में भेद था और आंसर कुछ और निकला। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, नियर टू इक्वल होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप रियल नंबर पे जाओगे, अगर आपने पकड़ लिया कि ये ए रैशनल नंबर है, तो उसके जस्ट बाजू वाला इनरैशनल नंबर होगा, नेक्स्ट टू जस्ट। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी आपको छोटे शब्दों में। जब भी रियल नंबर पे आप जाओगे और किसी को पकड़ लिया और उसका कॉलर पकड़ बोले कि उसको एक लाफा मारे और पूछे तू कौन है, वो बोले मेरा रैशनल नंबर है, तो बस समझ जाना उसके बाजू वाला जो नंबर होगा, चाहे इधर, वो इनरैशनल नंबर होगा। अब वो कौन होगा मुझे नहीं मालूम, हम उसको नहीं बता सकते, लेकिन मैं जान गया कि उसके जस्ट ठीक बाजू वाला नंबर क्या होगा, इनरैशनल नंबर है। ये रूल है। तो 22/7 इसके जस्ट बाजू में, ये नियर है, पाई के एकदम पास में बैठा है, तो ये इनरैशनल है, इसलिए इसमें जो रैशनल बोलना पड़ा इसको। इसने हमारा हेल्प किया, रैशनल की तरह हेल्प किया। हमारी 3.14 का हमने बहुत यूज किया, हर सब में किया, रैशनल की तरह यूज किया, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, और इस पाई को इनरैशनल बोलते हैं, और ये ई को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, इनरैशनल नंबर। 2.713 और ये 3.14। तो अब ये कहानी आपको समझ में आ गई रैशनल इनरैशनल की। तो बच्चों आपको मैंने जो चीज़ समझानी थी वो समझा दी कि 22/7। मैंने कहा ना कि जब भी रैशनल नंबर पे जाओगे, किसी भी को पकड़ोगे, जैसे ए को पकड़ोगे, उसको एक लाफा मार के पूछोगे तो कौन है, इसने बोला मैं रैशनल नंबर हूं, तो समझ आना इसके ठीक बाजू वाला क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। और इन दोनों में क्या कहानी है, जरा सा एकदम नियर अबाउट एक दूसरे के बाजू वाले हैं लोग, पूरा इक्वल नहीं, एक दूसरे के बाजू वाले, इसलिए इरैशनल नंबर है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो पाई और ई क्या है बच्चों, इरैशनल नंबर है, 22/7 क्या है, रैशनल नंबर। कारण यही है, बाजू वाला सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, और कुछ ये सब आपके थैले में भरते चले जाइए, अभी आपके थैले में भरते चले जाइए। जब बच्चों एक वैल्यू दिया, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, पाई/2 क्या होता है, ये याद रखिए, आपको जरूरत लगेगी, 0.57, पाई स्क्वायर क्या होता है, 9.87, और पाई/4 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये सब लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वो जो हेडिंग डाली है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ये 3 भाई थे आपस में, ये 3 जुड़वा भाई है, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये 3 भाई है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, तीनों भाइयों की कहानी सुन लिए। अगर बच्चों समझ लो, प्राइम नंबर को तो आप जानते ही हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, इवन प्राइम नंबर 2 है। ये ताज हमने इसको दे दिया 2 को। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारी दुनिया में क्या है, 2 है। आप ऐसे नंबर को ढूंढिए जो इट्सेल्फ से डिवाइड हो और कोई इसको डिवाइड ना कर सके, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। को प्राइम किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका HCF 1 हो, जिस 2 नंबर का HCF 1 हो उसको को प्राइम बोलते हैं। जैसे 4 और 7, इनका HCF क्या है, 1 है, तो ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, जिसका HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, अगर वो 1 आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, को प्राइम। 7 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं बच्चों, ए और बी 2 नंबर है, उनका डिफरेंस अगर 2 आ गया तो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। अरे वाह, क्या बोले सर, ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस करने पे उनको माइनस करने पे अगर 2 आ जाता है तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। सर 17 और 19 2 आ गया, सर हम लोग 4 और 6 को भी को प्राइम बोलेंगे क्या, 4 और 6 में से अगर माइनस करेंगे तो 2 प्राइम नंबर है। बच्चों मैंने प्राइम नंबर बोला था, ट्विन प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर की बात हो रही है। लेकिन सर यहाँ तो 4 7 भी आ गया था, 7 9 भी आ गया था, इनमें नहीं बात हो रही, इसमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जा रहा है। ऐसे 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, अगर 1 आ जाए तो उसको को प्राइम बोलते हैं, तो वो चाहे कोई भी 2 नंबर हो, इवन हो चाहे ऑड हो। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्विन प्राइम नंबर का मतलब कि वो 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं सबसे बाहर आना चाहता हूँ, तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। हम वो 2 प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं जिनका डिफरेंस करने पे 2 आया तो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसे 2 नंबर का एचसीएफ निकाले जिसका एचसीएफ 1 है, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ध्यान देना इस बात पर, नहीं तो यहाँ पे फंस जाते हैं लोग। चलिए रफ कर रहा हूँ, ट्विन हो गया, को प्राइम हो गया, प्राइम नंबर हो गया। चलो बच्चों एचसीएफ पे खेलते हैं हम लोग, थोड़ा एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, 2 4 6, इसका 2 4 8 2 4 8 का एचसीएफ क्या होता है सर, 2 4 6 का एचसीएफ क्या होता है, बोलो भैया क्या होता है, 2 होता है। इसका क्या होता है, ये 2 होता है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम ये दोनों निकालने आपको आना चाहिए, अगर नहीं निकालने आ रहा है तो तकलीफ है, आप इसको सीख लीजिए। तो 2 4 6 का 2 होता है, इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और इसका क्या है बच्चों, 8 है। 2 4 8 16 क्या है, 16 है। 2 2 दूनी 4 2n, तो क्या होगा, 2n है। ये ध्यान देना, मैं एक चीज बता देता हूँ बस आपको, जीपी में है लोग, जीपी में है 2n, तो एचसीएफ क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, लिख लो इसको। सॉरी हाँ बच्चों, तो अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम देख लीजिए, एचसीएफ में लिख देता हूँ और ये आपका एलसीएम देख देता हूँ। एचसीएफ क्या है आपका, 2 4 6 का एचसीएफ 2 हो गया, 2 4 5 का एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, ये आपको आता ही होगा। 2 4 8 का एलसीएम कितना है, 8 है। 2 4 8 16 का एलसीएम कितना है, 16 है। 2 2 का 2, एक फॉर्मूला बन के आता है 3 2n का एलसीएम क्या है, 2n है। एक फॉर्मूला बन गया, 2 का ऐसा पावर है तो डायरेक्ट लास्ट वाला 2n। ये सिर्फ इसके लिए, ये सीरीज के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। अब बच्चों मैं इसी में अगर भागना शुरू करूँ कि एलसीएम n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा, तो होगा एलसीएम n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख लो। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, अभी मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊँ किसका, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम निकालूँ, नॉट पॉसिबल। अरे क्यों सर, √3 और √6 का एलसीएम निकालने जाओ तो नॉट पॉसिबल। लेकिन पाई और 2 पाई का अगर एलसीएम निकाला जाओ तो पॉसिबल है। पाई और 2 पाई का अगर एलसीएम निकाला जाए तो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, √3 और 4√3 का निकालो तो पॉसिबल है, ये 2 पाई होगा, ये 4√3 होगा, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, आपको एक बात बता दूं, दोनों एक ही जात के होने चाहिए। जब भी आप एलसीएम निकालने जाओ तो वो 2 नंबर ना एक ही जात के होने चाहिए, एक ही बिरादरी के होने चाहिए। अगर वो एक ही बिरादरी के हैं तो पॉसिबल है, नहीं है। जैसे ये रैशनल इनरैशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकलता, ये इनरैशनल नंबर है इसके अंदर तो नहीं निकलता, ये भी तो इनरैशनल नंबर है सर, हाँ, लेकिन ये दोनों एक ही जाति के हैं। ये देखो, ये दोनों एक जात के नहीं, ये पाई स्क्वायर है, ये एक ही जात के है, 2 पाई
बात सिंपल सी बच्चों, मैं एक आपको फंडा दे देता हूँ, एक आपको समझा देता हूँ, वो नियम को समझ लो, नियम को समझ लो। अगर वो नियम समझ में आ गया ना तो आपको समझ आया। जब भी कोई एलसीएम निकालने जाओ, ए और बी का एलसीएम सी आया, ए और बी का एलसीएम सी आया, तो चेक करो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। जब सी बाई ए इंटीजर हो या सी बाई बी भी इंटीजर दे, जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि ए और बी का पॉसिबिलिटी है। अब 2/2 को डिवाइड करो इंटीजर, 2/π को डिवाइड करो 1/2 इंटीजर। भाई हमने डिवाइड करके देखो ना, 2/2π को 2/π को डिवाइड करो 2, तो इंटीजर दे रहा है। लेकिन इसमें डिवाइड करो 4√3 को इससे डिवाइड करो 1 इंटीजर, इसको इससे डिवाइड करो 4 इंटीजर। आपका जो एलसीएम है अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे इंटीजर छोड़ता है तो समझ जाओ कि एलसीएम पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब इसको डिवाइड करके देखो, अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा, √6 अगर मैंने लिख दिया, √6 से √6 1 आएगा, √6 से √3 क्या करूंगा, प्राइम नंबर आएगा, तो आपको सॉरी इनरेशनल नंबर आएगा, तो वो नहीं होगा। एलसीएम के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है, दोनों एक ही जात के होने चाहिए, दो अलग अलग जाति वाले नहीं चाहिए, और इनरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकलता। ठीक है, ये बातें हैं, अपने झोली में सब भरते चलो। और क्या एलसीएम में और क्या सीखोगे। एलसीएम बच्चों अगर निकालना है ए बाय बी, सी बाय डी, पी बाय क्यू, एस बाय आर अगर निकालना है तो आप एलसीएम ऐसे निकालोगे, पहले ए बी ए सी पी एस का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो बी डी क्यू और आर का। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर आपको 1 2 3 4 ऐसे 5 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन दिए हैं तो उसका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर वाले का निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ निकालो, तो हमारा इसका एलसीएम निकल जाएगा। लिख लो। अगर देखा जाए तो आपको मैं करके दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। π/3, 2π/4, 3π/5। मैंने एक एग्जांपल दे दिया भैया, इसका एलसीएम तो ये 2 हो जाता है, काट दिया मैंने इसको, तो ऊपर 3π आएगा और नीचे 1 आएगा। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम पाई 2π 3π और एचसीएफ क्या आएगा 3 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 3π और इसका 1 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो 1 3/2 और ये 3, तो प्राइम नंबर सब के सब रैशनल नंबर दे रहे हैं, तो रैशनल नंबर दे रहे हैं, तो ये सब ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या जरूरत पड़ जाएगी तुमको आगे बढ़ के। अब बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है वो सीख लो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, सी और डी कंपोनेंडो डिविडेंडो, ए बाय बी दिया, इसका कंपोनेंडो 1 कर दो, ऐड कर दो, a + b अपॉन b हो जाएगा। डिविडेंडो a बाय b -1 कर दो, a - b अपॉन b हो जाएगा, डिविडेंडो हो गया। कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर लगाना है तो a बाय b को कर सेंगे a + b अपॉन a - b, ये हो गया। इन्वर्टेंडो लगाना है तो उल्टा कर दो। इन्वर्टेंडो का क्या मतलब होता है, इसमें अगर मैंने इन्वर्टेंडो लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेंडो लगा दिया तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कंपोनेंडो +1 करके ये मारो कंपोनेंडो है। डी इसका डिविडेंडो निकालना है a बाय b का, तो -1 कर दो, ये डिविडेंडो है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो गया, a + b अपॉन a - b हो गया, तो ये हो गया। और इन्वर्टेंडो क्या होता है, उल्टा होता है। चलो ये बेसिक चीज़ मैंने सिखा दी। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, एक चीज़ और याद रखना, अगर बच्चों a बाय b, c बाय d, p बाय q अगर ये है तो उसको a + c + p अपॉन b + d + q लिख सकते हैं बाय के मेथड। अगर हम इसको 1/n कर दे या n कर दे तो भी ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको के मेथड से सॉल्व करना चाहा, a बाय क्या होगा, bk होगा, c क्या होगा, dk होगा, p क्या होगा, qk होगा। अगर हम ये सब वैल्यू इसमें डाल दें, a की जगह पे bk ck और निकाल के कैंसिलेशन कर देखो, डाल के देखो आ जाएगा आपको, ये वैल्यू पुट करो आपको आ जाएगा, k मिलेगा लास्ट में, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। कर लेना, मैंने 10 में बहुत बार किया है। हाँ बच्चों ये हो गया। अब जरा देखिए एक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं तुमको, ध्यान। अगर मैंने समझो और कुछ 3x² + 4x + 5 > 0, सीखिए ये क्या लिख दिया सर आपने। आप सारी बातों को जोड़ते चलिए, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इसका d निकालिए, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² - 4ac निकालिए। b कितना है 16, 4 3 5 5 15 15 चौक 60, तो ये क्या होगा, इसका जो d है वो निगेटिव है, इसका जो a है वो पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और पूरा इक्वेशन क्या है पॉजिटिव है।
तो इसका जो सोल्यूशन है पूरा आर होगा। क्या बोला सर आपने? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको लिखा, उसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बच्चों? ए को बोलते हैं। समझो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया और ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इस पे समझिए, अगर ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, जो ए है वही साइन इसका भी है, और डी निगेटिव है, तो इसका सोल्यूशन पूरा रियल नंबर होगा। क्या बोल रहे सर? हाँ। और अगर इसमें बोलो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, लेस देन 0, ए पॉजिटिव है लेकिन ये साइन उल्टा हो गया ना, ए का उल्टा दिख रहा है, देखो ये उल्टा दिख रहा है ना, और डी निगेटिव है, तो इसका सोल्यूशन होगा नल सेट। एक्स का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नल सेट होगा। इस बात को पूरा पक्का गार्ड बांध के रख लो, बहुत जगह यूज होगा, मैं पढ़ाऊंगा तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा होगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, और ये भी पूरा इक्वेशन भी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, डी लेस देन, दोनों जगह पे डी लेस देन 0 है, दोनों जगह पे डी लेस देन 0 है। डी का क्या है? निगेटिव हो जाना। डी अगर पॉजिटिव हो जाएगा जो 2 सोल्यूशन छोड़ देगा, वो जब डी पॉजिटिव होगा तो वो सोल्यूशन छोड़ देगा। भट्टाचार्य का हम लोग आर्य भट्टाचार्य का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो सोल्यूशन छोड़ देगा अगर डी पॉजिटिव हुआ था। अगर डी निगेटिव है तो जाके तुरंत चेक करो कि ए पॉजिटिव है क्या। अगर ए पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या पॉजिटिव है क्या। अगर इक्वेशन पॉजिटिव है तो उसका पूरा सोल्यूशन, पूरा रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका ए पॉजिटिव है और डी ये छोटा हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये बड़ा और ये छोटा बदल गया साइन, तो समझ जाना कि पूरा इसका, और डी निगेटिव है तो समझ जाना कि इसका पूरा सोल्यूशन नल सेट होगा। लिख लीजिए, ये आपने उसमें डाल दीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको अपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए, इसको अपने समझ लीजिए, ये पूरा सोल्यूशन देगा और ये नल सेट देगा। लिख लीजिए आपने। और देखिए, अब मैं आप लोगों को एक कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब समझो कि 3x स्क्वायर प्लस 4x, मैं एक सम देता हूँ, प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है। फाइंड सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डी चेक करोगे। डी क्या है? 9, 4 इंटू 3 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1560। तो ये बच्चों लेस देन 0 हो गया, ए निगेटिव होगा ना, लेस देन 0। तो फिर देखते हैं ए क्या है, ग्रेटर देन, ए क्या है? 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 है, बराबर है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन पूरा रियल नंबर होगा। बच्चों अगर डी निगेटिव हो गया, बात सही है, इसका सोल्यूशन पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, पूरा अच्छे से और समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।